आप लोगों में जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं और जनवरी 24 में एग्जाम देने जा रहे हैं, M2R5 आज बेसिकली जो मैं बता रहा हूं M2R5 के लिए है। इस M2R5 में या ओ लेवल के पैटर्न में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज तो आपको ये लास्ट टाइम भी पता चल गया था कि पैटर्न पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन का मतलब है कि अब आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पेपर्स ऑनलाइन है। थ्योरी पेपर्स जो होगा बच्चों, उसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं एमसीक्यू के पैटर्न्स में, और प्रैक्टिकल जो होगा ये भी ऑनलाइन होगा आपके, जिसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी कंप्यूटर पे ही आपको करने होंगे। अब एमसीक्यू बेस्ड हो जाने से एक सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि जो पहले 40:60 में आता था, 40 क्वेश्चंस आते थे एमसीक्यू के और 60 क्वेश्चन आते थे सब्जेक्टिव के। उसमें प्रॉब्लम होती थी कि 60 क्वेश्चंस में आपको लिखना पड़ता था, प्रोग्राम बनाने पड़ते थे। अगर आपको मैंने एक प्रोग्राम दे दिया सीएसएस का कि टेबल बनाइए, तो आपको पूरा एचटीएमएल पे टेबल डिजाइन करना पड़ता था, कोडिंग लिखनी पड़ती थी, निलेट उसे चेक करता था। और अब जबकि 100% आप लोगों का एमसीक्यू हो गया है, तो आपको अब कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। वो कोडिंग देंगे ही नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में कोडिंग कैसे करवा सकते हैं आपसे, वो कोडिंग के टैग देंगे आपको। पहले जैसे होता था, एक एग्जांपल मैं आपको पहले वाले पेपर दिखाता हूं तो आपको आइडिया भी लगेगा। देखिए ये पुराने वाले पैटर्न के पेपर हैं जिसमें आपको पहले एमसीक्यू दिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे ही एमसीक्यू बच्चों अब नए पैटर्न में भी शिफ्ट हुए हैं। अब इसमें आपको दिख रहे होंगे कि आप लोगों को इन्होंने करेक्ट एचटीएमएल को लेफ्ट अलाइन करने का टैग पूछा है। तो आपको पता है, आपको टीडी ए अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, इस तरीके के 10 क्वेश्चन आते थे। फिर 10 आते थे ट्रू फॉल्स, फिर 10 आते थे मैच द फॉलोइंग्स, फिर 10 आते थे फिल इन द ब्लैंक्स। और उसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अगर आप लोग देख रहे हैं स्टाइल शीट्स क्या होती है, 3 अलग अलग बेसिस क्या है स्टाइल लगाने के, पैडिंग क्या होती है, और उसके साथ साथ फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, और उसके बाद बाद एंगुलर जीएस के कुछ क्वेश्चन है, मेटा सर्च इंजन क्या होता है। थ्योरी बहुत होती थी, और उसके साथ साथ थ्योरीज के साथ साथ आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चंस बनाने के लिए भी मिलते थे। तो ये बच्चों को पहले करके आना पड़ता था, 5 नंबर के जैसे होते हैं, बिल्कुल इंटर वाली फीलिंग आती थी। लेकिन अब ये सब चेंज हो गया, अब जो पैटर्न हो गया वो प्योरली एमसीक्यू हो गया है। अभी मैंने पुराने वाले भी एमसीक्यूज की, मैंने जो पहले 100 क्वेश्चंस आते थे जिसकी क्वेश्चन पेपर मिलते थे, वो भी इसमें पड़े होंगे। तो आपको एमसीक्यूज की ही तैयारी करनी है। अब निलिट को एमसीक्यू देने में एक फायदा तो ये हो गया कि उसका खर्चा बहुत बच गया, ऑनलाइन पेपर होता है, अब उसको पेपर छपवाने ही नहीं है। दूसरा एक नुकसान ये हो गया है कि हमें अब लास्ट ईयर के पेपर्स भी नहीं मिल रहे हैं। जिनके यहाँ सेंटर नहीं है उनको पेपर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन चलिए हमारा इस बार सेंटर है जनवरी में, तो हम लोगों को पेपर्स भी मिलेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। खैर, तो आप लोगों को बता दें कि अब जो पैटर्न होगा उसमें क्या निलेट आपको लंबे क्वेश्चंस दे पाएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चंस देने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैं आपको दिखाता भी हूं, जो आप लोगों के एमसीक्यूज जो लेटेस्ट वाले हैं उनमें आपको दिखा देगा। देखिए जनवरी में प्योरली एमसीक्यू बेस्ड हुआ था पेपर, लेकिन उस समय भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता था। देखिए ये रहा पेपर, और ये 100 एमसीक्यूज का था। आप देख पा रहे होंगे इन्होंने टैग पूछे हैं, शॉर्टकट की पूछी है आप लोगों से, इस तरह के ये आप लोगों के सीएसएस के W3 के कमांड है। और उसके साथ साथ आप लोगों को मैक्सिमम आपको भाई एमसीक्यूज में बना ही ऐसे डाल सकता है। आप लोगों को फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं, फुल फॉर्म में भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चे अक्कड़ बक्कड़ लगा लेते थे, और ऐसे करके क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ये जैसे आ गया है यहाँ पर, ऑर्डर्ड लिस्ट बताइए क्या होता है, इसमें एम्बेडेड स्लाइड शीट्स का कौन सा गलत है, डॉट ईडीयू डोमेन किसका होता है, ऐसे करके 100 क्वेश्चंस है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर उन्होंने एट्रीब्यूट्स पूछ लिए हैं कि क्या अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट्स क्या होता है। इस पेपर में सबसे ज्यादा W3 CSS आया था। नोटपैड प्लस प्लस में हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है, ऐसे करके सवाल थे। तो ये 100 सवाल थे। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग जो है वो है ही नहीं है, ना के बराबर, बहुत ही, और है भी तो 1 लाइन स्टेटमेंट की प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग दे भी नहीं सकते कि 10 लाइनें दे दी और बोला गया कि इसका आउटपुट बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपके पाइथन में हो सकते हैं। तो हम लोगों को अब क्या हो गया, मटेरियल तो वही है, लेकिन आप पढ़ने का पैटर्न चेंज करना है आपको। अब आप लोग लेंदी क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे कि आप फॉर्म बनाने हैं और आपको बड़े बड़े टेबल असाइन कर दिए गए,
आप लोग बैठ के लिंक लिस्ट तैयार कर रहे हैं इत्यादि ये सब। उसके लिए कंटेंट बदलाव कर दिया गया है और कंटेंट में जो बदलाव किया गया है वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली किया गया है। इस नए पैटर्न में आपको सबसे पहली चीज, जब आप नोट्स ओपन करेंगे M2 के, आपको ऐप में जाना है, ऐप के स्टोर सेक्शन पे M2R5 का जो लेटेस्ट वर्जन है 5.1 वो मिलेगा। और इसके अंदर कंटेंट पे जब आप जाएंगे तो कंटेंट में आपको शुरुआत इससे करनी है जैन 24 क्रैश कोर्स से। ये जो क्रैश कोर्स है बच्चों, इस क्रैश कोर्स को अब नए पैटर्न पे पूरा डिजाइन कर दिया गया है। आप इसे क्लिक करेंगे, इसमें पहले आपको पूरे के पूरे 6-7 वीडियोस मिलेंगे HTML के। ये जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपका HTML नहीं स्ट्रांग हुआ तो पूरा पेपर बेकार हो जाएगा। आगे के सारे टैग्स उसी पे टिके हुए हैं। उसके बाद फिर देखेंगे हमने CSS के वीडियोस डाले हैं, और ये वीडियोस ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ छोटे छोटे वीडियोस हैं। आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे 2-2, 4-4, 10-10, 12-12 मिनट के हैं, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपको टैग और एट्रीब्यूट बताया गया है। बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, बस आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको वीडियोस में दिखाई देगा कि CSS का बैकग्राउंड बदलने का ये आपकी प्रॉपर्टीज होती है और इतने तरीके से बैकग्राउंड चेंज किया जाता है। पीछे एक क्वेश्चन में समझ आ गया। ये आपके लिए मेन है, जो आपको इसमें बड़ा सा दिखाई देगा, ये रहा। यही तो है बैकग्राउंड बदलने के लिए अलग से टैग। तो हमारा मेन मोटिव अब आपका वैसा ही हो गया कि पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है। अब CSS की भी सारी प्रॉपर्टीज आपको करनी है। इसी तरीके से आपको इसमें W3 स्कूल भी मिल जाएगा, जावा भी मिल जाएगा, सभी कुछ शॉर्ट में आपको इसमें मिलने लगेंगे। गेस्ट पेपर भी डिस्कस कर दिए हैं। तो जो मेन चीज है कि अब नोट्स भी बड़े बड़े जो थे, क्योंकि आप पुराने वाले वीडियोस देखेंगे, ये रहे पुराने वाले वीडियोस, इसमें पूरा कोर्स बहुत डिटेल में है, बहुत ही सारा। आप देख भी पा रहे होंगे कि वीडियोस की लेंथ भी लगभग आधे आधे घंटे की है। तो इसमें हम लोग पूरा डिटेल में था कि फॉर्म था तो फॉर्म होता क्या, थ्योरी भी लिखनी पड़ती थी, उसके बाद पूरा फॉर्म बना के भी दिखाया जाता था इस तरीके से। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा CSS का भी पूरा डिटेल में है। उसके साथ साथ फ्रेम सेट है पूरा, फ्रेम सेट के साथ साथ फिर जावा के भी पूरे क्वेश्चन है। तो ये काफी डिटेल वीडियोस होते थे। अच्छा है डिटेल कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर से पास होने भर के लिए सीख रहे हैं तो आप सीधा क्रैश कोर्स पे जाइएगा। क्रैश कोर्स में हमने नोट्स भी क्रैश कोर्स के लिए बना दिए हैं। तो हमारे क्लास के एक प्रोफेसर है, उसने नोट्स तैयार किए हैं, देखिए। और नोट्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हम 2 ही दिन में खत्म कर लेंगे। हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में बनाना शुरू किया, हम लोगों ने, मतलब बच्चे ने ही तैयार किए, इसलिए मैंने उसका पूरा अप्रिसिएशन उसी को दिया है। इसने शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में कितने आसान लैंग्वेज में लिख दिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि चलो ये तो आपके HTML है, ये तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। इसने काफ़ी कुछ ग्राफिकली भी दिखाने की कोशिश की है कि आप इस तरह के टैग लगा सकते हैं। आप अगर नोट्स बना लेते हैं वीडियो देख के तो आपके लिए तो और भी अच्छा है। नोट्स सबसे अच्छे, क्योंकि HTML तो लगभग सभी बच्चा वीडियो से बहुत अच्छे से समझ लेगा, वो बहुत ही सिंपल है। जो मज़ेदार चीज़ होती है वो है CSS में यहीं से तो आपको शुरुआत करनी होती है। क्वेश्चन HTML के कम आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 8 से 8 ही मिलेंगे, 8-10 से ज़्यादा नहीं होंगे। CSS के क्वेश्चन बहुत होंगे आपके पेपर में। तो CSS का सिलेक्टर क्या है, किस तरीके से काम करता है। अब देखिए इसने कोशिश ये की कि हर चीज़ समझाने की कोशिश की है कि अगर टेक्स्ट कलर देना है तो आप इस तरीके का लगाएंगे, बॉर्डर कलर देना है तो आपको ये टैग लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से इसने कोशिश, ये थोड़ी आर्टिस्टिक बन गई है। H1 में अगर बैकग्राउंड ब्लैक करेंगे तो ऐसा बैकग्राउंड आउटपुट आएगा। लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसके लिए प्रैक्टिकल नहीं भी कर रहे हैं तो आपको आउटपुट समझ आ रहा है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और अगर ये पूरा का पूरा एक फाइल बनाकर आप छाप देते हैं तो एक ही फाइल में पूरा CSS खत्म भी हो जाएगा। भाई हम लगातार यही लाइनें लिखते चले जाएं और एक ही फाइल में सारा डेकोरेट कर दें पूरा का पूरा। तो इसने बहुत अच्छे ढंग से, आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ही एक बढ़िया से नोट्स तैयार कर लें। अब मैंने इसके एक कुछ पार्ट अभी कवर किया, जैसे जैसे हम क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे आशा है प्रोफेसर साहब अपने नोट्स को और आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे सारे बच्चों को उनका ये फल मिल सके। तो इसमें हमने लास्ट क्लास जो बच्चों पढ़ी थी वो टाइप ऑफ सिलेक्टर्स थे, वो भी इसमें बहुत अच्छे से बताई गई है कि टाइप ऑफ सिलेक्टर्स क्या क्या होते हैं। जैसे ID सिलेक्टर क्या होता है तो यहाँ पे लिखा गया है, ये आप लोग यहाँ पे ID डिक्लेयर करेंगे और देखिए यहाँ पर हमने ID डिक्लेयर की और ID फिर हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो इस ID, ये जो पर्टिकुलर पार्सल लिखा हुआ है ये ऊपर जहाँ पे भी डिक्लेयर होगा वहाँ ये वाला कमांड काम कर जाएगा।
तो बच्चों इसी तरीके से हम लोगों को अब इससे फायदा रहेगा कि प्रैक्टिकल या एग्जाम टाइम पे बस आप एक बार इस पीडीएफ को सरसरी नागाह से मार लेंगे तो आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के पीडीएफ्स आप भी कोशिश करिए, नहीं तो मैं तो इस पर डालूंगा ही डालूंगा। सभी को क्लियर हो गया? सेम इसी तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के लिए पाइथन में भी तैयार किया है। और आपको बता दें ये पीडीएफ्स जो है मैथ्स नहीं बनाता है, ये पीडीएफ हमारे स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं और स्टूडेंट्स को बेनिफिट इसका सभी को उठाने को मिल जाता है। अगर मैं आपको पाइथन में भी दिखाऊंगा तो पाइथन का देखिए ये पूरा क्रैश कोर्स है यहां से यहां तक, और इसका पीडीएफ भी है जो अभी आप लोगों को दिख जाएगा। इस पे मैंने शायद अपडेट नहीं किया लेकिन मैंने पुराने वाले में किया था, तो मैं अभी आप लोगों को नए वाले में भी कर दूंगा। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप लोगों को आसानी से कवर हो जाएगा ये। चलिए आज भी कुछ टॉपिक आपको बता देते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपका 99% नहीं 100% आएगा ही आएगा, और वो है सीएसएस में हम लोग कैसे सीएसएस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो अभी आप लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सीएसएस को आप लोग इंटरनल सीएसएस में यूज कर सकते हैं लिखने का। उसके लिए अगर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सीएसएस लिखने के लिए हम लोग स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं हेडर में, और उसके अंदर ही हम लोग अपना मैटर लिख सकते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस बच्चों वो एक मेथड होता है जिससे कि हमारी फाइल अलग से सेव हो जाती है डी ड्राइव या ई ड्राइव कहीं पर भी, और हम उसे लिंक कर देते हैं, तो वो एक्सटर्नल सीएसएस है। इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है कि हम लोग हर लाइन में अलग अलग प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। अब ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली देखने में ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना एक सिंपल सा जो इंटरनल सीएसएस है वो। तो हम लोग इंटरनल सीएसएस का एक एग्जांपल लेके चलेंगे तो उससे आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए कैसे। तो मैंने सब लाइन ओपन कर दिया है और सब लाइन में आप लोगों को यहां पे दिखा रहे हैं, ये मैंने एक टाइप कर दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये स्टाइल मैंने लिखी हुई है। और बेसिकली हमारा प्रोग्राम कहां से शुरू हो रहा है, बॉडी तो यहां से शुरू हो रही है, यहां खत्म हो रहा है। तो बॉडी यहां से शुरू यहां खत्म हुआ, हमने H1 लिखा और यहाँ P लिखा। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको सिंपल बना के दिखाता हूं जिसमें हमने कुछ डाला ही नहीं है। ये हटा देता हूं और अब मैंने इसको सेव कर देता हूं Ctrl+S डी ड्राइव में, और यहां पे मैंने सैंपल css.html के रूप में सेव कर देता हूं। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाई देगा। ये देखिए हमारा सिंपल सा आउटपुट आ गया जिसमें लिखा हुआ है ये आपकी हेडिंग 1 है और ये आपका पैराग्राफ है। सिंपल है, इसमें कोई टैग नहीं है सीएसएस का, नॉर्मल एचटीएमएल है। अब आपसे बोला गया कि इसमें आपको एट्रीब्यूट्स और टैग लगाने हैं, तो आप यहां पर एक अलग से लिखेंगे हेड के अंदर और वो लिखेंगे स्टाइल। जैसे ही आप स्टाइल लिखेंगे आपका ये जो प्रोग्राम है सीएसएस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर आप लोग जो भी स्टाइल डालनी है वो आप डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप सिलेक्टर लिखेंगे H1। H1 का मतलब होता है कि हम लोग ये काम H1 पे लागू करने वाले हैं। H1 पे क्या लागू करने वाले हैं, आपने लिख दिया कि H1 जो है उसका कलर यहां पे डाल दिया, कुछ पर्टिकुलर कलर है रेड ग्रीन ब्लू जैसा भी चाहिए ये लिख दिया। तो ये जो स्टाइल हमने अप्लाई की है वो H1 टैग जहां मैच करेगा उस पर अप्लाई हो जाएगी। चलिए मैं आउटपुट दिखाता हूं क्या बदलाव हुआ। देखिए आपको यहाँ पे इसका कलर चेंज दिखेगा। पी का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि क्या ये पी वाले टैग के लिए अप्लाई किया गया है, नहीं। हम पी वाले टैग के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे पी लिखा और करली ब्रेसेस लगा दिए। और अब आप देखेंगे कि जो मैं टाइप करूंगा वो पी के लिए टाइप होगा। पी के लिए कुछ भी लिख देते हैं। पी के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कलर और यहाँ पे लिख दिया रेड, सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब इसका आउटपुट देखने को अगर आपको मिलेगा बहुत इजी कि जो पैराग्राफ है वो रेड कलर के हो गए। तो आपने देखा ये बेसिकली क्या है, ये एक अलग से स्टाइल बनाई गई है जो हेड पे है, और जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनके वैल्यूज यहाँ पे टाइप कर दी गई। ये कौन सा सीएसएस है, किस तरीके से सीएसएस हम लोगों ने जोड़ा है।
इंटरनल। दूसरा सीएसएस जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो है आपका इनलाइन। इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन में हम लोग ये लाइन यहां से हटा देते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये भी होगा कि मान लो नीचे H1 पे मैंने कोई दूसरी लाइन लिखी, दिस इज सेकेंड लाइन, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, हमारे आउटपुट में क्या हमें H1 के लिए फिर से कोडिंग करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए सेकेंड लाइन के लिए भी उसने ऊपर वाले से कोडिंग ले ली। अब हम लोग थोड़ा सा बदलाव करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या बदलाव करेंगे, बदलाव ये करेंगे कि स्टाइल हटा देंगे और अब हम लोग यहां पर इस तरीके से टाइप करेंगे। H1 जो आप देख पा रहे हैं, इसी H1 के अंदर ही हम लोगों ने ये लाइन लिख दी, ये रही। जो स्टाइल हम लोग हेड में लिखते थे वो इस लाइन के अंदर ही लिख दी है, इस टैग के अंदर ही लिख दी है। तो अब H1 वाला जो टैग है जिसका आउटपुट ये निकलने वाला है उसकी स्टाइल ये है, पैराग्राफ वाला है उसकी स्टाइल ये है। अब अगर मैं नीचे H1 एक और दे देता हूं और यहां पर कुछ और लिख देता हूं तो क्या ऊपर वाले की स्टाइल अब नीचे लागू होगी? बताइए, क्या ये वाले की स्टाइल इस पे लागू होगी, दिस इज हेडिंग वाली नीचे वाले में? नहीं, क्योंकि ये CSS लाइन इसी पर अप्लाई होगी, नीचे वाले पे नहीं होगी। जबकि आपने इनलाइन में देखा था जो बॉडी के अंदर वो हेडर के अंदर लिखते थे उसमें जितने H1 थे सब पे अप्लाई हो जाते थे। तो आप लोग इस तरीके से भी अपना स्टाइल डाल सकते हैं, टैग के अंदर ही डाल दीजिए। तो P के अंदर ही हम लोगों ने वैल्यू में CSS डाल दिया, तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, ये कौन सा वाला CSS है? इन लाइन है, लाइन में ही इन हो गया है। और तीसरा देखिए, तीसरे में हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, यहां से एक नई फाइल ले ली और उस फाइल के अंदर अलग से आप लोगों को CSS के कमांड लिखने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहां पर अलग से CSS के कमांड ऐसे लिख दिए, बॉडी, बैकग्राउंड कलर, H1, ये पूरा CSS के कमांड डाल दिए और इसको सेव कर दिया, कोई भी नाम दे दिया, mystyle.css। इसमें याद रखिएगा फाइल का नाम .css से सेव करना होता है, और सेव कर दिया, बस सेव हो गई, इसका काम खत्म। अब हम लोग पहुंचते हैं अपनी मेन फाइल पर, और मेन फाइल में हमें यहां पर एक चेंज करना पड़ेगा, और वो ये चेंज होगा कि हमें हेडर के अंदर एक कमांड ऐड करना होगा जिसे हम लोग कहते हैं लिंक। ये हमने नॉर्मल लिखा और हेड हमारा ये है, हेड यहां से बंद हो रहा है, इसके अंदर एक कमांड लिखेगा लिंक, और यहां पर href में पूरा पाथ दे दीजिएगा कि आपकी वो वाली CSS फाइल कहां थी, किस नाम से थी, mystyle.css, यही तो थी डी के अंदर। अब ये जो कमांड्स में H1 और P का इस्तेमाल होना है वो डेटा यहां से उठा लेगा वो। तो ये कौन सा CSS हुआ, बताइए? एक्सटर्नल हुआ ना। ये देखिए डेटा वहां से, वहां बैकग्राउंड और ये था, तो तीनों प्रकार से इनलाइन करना आ गया CSS को। तो हम लोग CSS को इस तरीके से, तीन तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़रूरी भी है, और बहुत मतलब कि आपको ये ज़रूर मिलेगा अपने पेपर्स में। तो चलिए इसी की प्रैक्टिस करेंगे।